न बुराइयाँ न छलावा हो, न बुराइयाँ न जलन की हो मन में परछाइयाँ, न जलन की हो मन में परछाइयाँ। सच्चा प्यार तुम सबसे करना, करना गुरुवर का ये कहना, ओ गुरुवर का ये कहना। मिलजुल के प्यार से तुम रहना, रहना गुरुवर का ये कहना, ओ गुरुवर का ये कहना। मन की डोर को प्रभु से जोड़ लो, मन की डोर को प्रभु से जोड़ दो। मोह माया के प्यारे मन को मोड़ लो, मोह माया के प्यारे मन को मोड़ लो। माया के साथ नहीं रहना, रहना गुरुवर का ये कहना, ओ गुरुवर का ये कहना। मिलजुल के प्यार से तुम रहना, रहना गुरुवर का ये कहना, ओ गुरुवर का ये कहना। ओ मिलजुल के प्यार से तुम रहना, रहना गुरुवर का ये कहना, ओ गुरुवर का। आज की कक्षा का विषय है विद्यार्थी जीवन एवं परिवार से तालमेल। जिस विषय पर मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है बस्ती से आई हुई आदरणीय शशि दीदी। आप देव संस्कृति विश्वविद्यालय उत्तराखंड से मनोवैज्ञानिक है और एक गवर्नमेंट अध्यापक भी है। और इसके साथ साथ आपका जो जीवन है, क्योंकि ये जो मैंने दो बातें कही बहुत कम परिचय होता है और बहुत छोटा परिचय होता है। हर विद्यार्थी को, यहाँ तक कि युवा उम्र के हर बच्चे को अपने लिए एक आदर्श की तलाश रहती है। और चूंकि ये जो शिविर है ये कन्या कौशल शिविर है, खासकर कुछ युवा भाई बहन यहाँ पे हैं, भाई हैं यहाँ पर, लेकिन व्यवस्था के अंतर्गत है। बाकी कन्याओं के लिए विशेष है और हर बहन को, हर बेटी को एक आदर्श की तलाश होती है। जब कहीं हमारे आसपास हमको वो ठीक से मिलता नहीं हमको, तो फिर हम फिल्मी दुनिया की तरफ चले जाते हैं और एक्ट्रेस को और यहाँ तक कि अलग अलग चीज़ों में हम अपने आदर्श को चुन लेते हैं और उस हिसाब से अपना जीवन जीना शुरू करते हैं और बहुत सारी चीज़ों में भटकाव आने लगता है, निश्चित रूप से पहनावे में, चल चलन में, पढ़ने लिखने में और चीज़ों में। दीदी को हम लोग बहुत ज़्यादा तो नहीं जानते, लेकिन पिछली बार शिविर में आप आई थी और इस बार जितना जानने का मौका मिला है और आप लोगों ने भी जो अनुभव किया है वो ये है कि आपके जीवन से कोई किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो, चाहे वो घर में काम करने वाला हो, चाहे पढ़ने वाला हो, चाहे किसी व्यवसाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, किसी प्रोफेशन से कहीं से भी जुड़ा हो, हर एंगल की शिक्षा आपके जीवन से अगर व्यक्ति चाहे सीखना चाहे तो सीख सकता है और एक उच्चतम आदर्श पर अपने जीवन को ले जाकर के स्थापित कर सकता है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि हम लोगों का विशेष मार्गदर्शन आप करें विद्यार्थी जीवन और परिवार से तालमेल इस विषय पर। आदरणीय दीदी, ताली बजा दीजिए। बहुत ज़्यादा भूमिका नहीं बनाएंगे हम लोग, सीधे अपने विषय जो हमारा है विद्यार्थी जीवन। लाइट ऑन कर दी, लाइट ऑन कर दी। क्या विषय है बताया गया अभी? हाँ ठीक है, कमर गर्दन सीधी कर लीजिए, आंखें सहजता से बंद, बुद्धि की देवी माँ गायत्री का ध्यान करते हुए एक बार गायत्री महामंत्र हमारे साथ। ओम
ठीक है, जो हमारा विषय है आज का विद्यार्थी जीवन, पहले आप मुझे बताइए कि विद्यार्थी जीवन से क्या समझते हैं। विद्यार्थी जीवन से क्या समझते हैं? अपने आप को तपाना। अपने आप को तपाना, ठीक। और जो आप समझते हैं, जैसे आपके मन में जब आपने विषय सुना इस क्लास का कि विद्यार्थी जीवन है इस क्लास का विषय, तो कुछ तो अपने दिमाग में आपके आया होगा कि विद्यार्थी जीवन क्या है। अच्छा, विद्यार्थी जीवन क्या है? जिसमें हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। जिसमें हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, वो हमारा विद्यार्थी जीवन है, ठीक है। और बताइए। साधना करना। साधना करना। हम एक विद्यार्थी होकर हमारा क्या कर्तव्य है अपनी जिंदगी की तरफ, वो एक विद्यार्थी हो करके जिंदगी के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, हमारा अपने जीवन के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, वो होता है, ठीक है। और कोई आंसर? अनुशासित रहना, ठीक है। और विद्यार्थी जीवन, चलिए ठीक है। ये सब हमने जो अभी जो भी आपके बीच से जितने भी बिंदु आए हैं, वह सब विद्यार्थी जीवन में हम किस प्रकार रहते हैं, क्या करते हैं, कैसा हमारा आचार व्यवहार रहता है, वह सारे बिंदु हैं। जब कोई, देखिए, सबसे पहले विषय की समझ, जो टॉपिक है वही मेरा प्रश्न भी है आपसे। सबसे पहली जो चीज है जो आपको आनी चाहिए, जो कौशल आपको आना चाहिए, जो कुशलता आपके अंदर होनी चाहिए, वह यह, अगर उसके लिए इंग्लिश टर्म यूज करूं तो डीकोड, डीकोड सटीक वर्ड होगा, कि उसको समझना पहले कि वह उस टॉपिक का, उस क्वेश्चन का डिमांड क्या है, मतलब क्या चीजें पूछी जा रही है। मैंने पूछा विद्यार्थी जीवन, तो ये जो आपने बताया, मैं कह सकती हूँ कि ये विद्यार्थी जीवन की विशेषताएं हैं। सही है जो आपने बताया, विद्यार्थी जीवन की विशेषताएं हैं, पर विद्यार्थी जीवन क्या है वह अभी कोई उत्तर नहीं आया है। तो सबसे पहली चीज जो आपको सीखनी है इस टॉपिक में यही, कि विषय को यथावत, जैसा विषय है वैसा ही उसको समझना, सबसे पहली चीज। बहुत हम इसमें क्या करते हैं कि एकदम तुरंत ही बिना एक सेकंड भी लिए जवाब देते हैं। थोड़ा सा समय लीजिए और सोचिए कि पूछा क्या जा रहा है, और जो पूछा जा रहा है उसको किताब की भाषा में डेफिनेशन कहा जाता है, परिभाषा कहा जाता है। फिर उसकी क्वालिटीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर उसके स्टेप्स और मेरिट्स, डीमेरिट्स, उसके क्या कहते हैं, सकारात्मक बिंदु क्या है, नकारात्मक बिंदु क्या है, यह होता है। कोई भी टॉपिक आप ले लीजिए, चाहे धर्म का हो, चाहे अध्यात्म का हो, चाहे किसी भी क्षेत्र का कोई भी टॉपिक हो। तो विद्यार्थी जीवन क्या है, मेरा यह प्रश्न था। आप में से किसी ने समझा नहीं उसको। तो पहला पॉइंट, अपने टॉपिक को भी इंट्रोड्यूस कर रही हूँ आपके साथ, जो हमारा टॉपिक है उसके साथ साथ पहली जो चीज़ मैं आपको सिखाने जा रही हूँ वह ये कि किसी भी चीज़ को, जो भी हमारे सामने दी जा रही है, कोई टॉपिक या कोई बात कहा जा रहा है, कुछ भी, उसको यथावत समझने का प्रयास करना। और हम उसमें उस स्तर तक सफल हो सकते हैं कि जब हम अपने पूर्व ज्ञान को, जो चीज़ें हम पहले से जानते हैं, उसको जोड़ें, उस समझ को उस टॉपिक के साथ जोड़ करके देखें, तब समझ पाते हैं। तो मैंने पूछा था विद्यार्थी जीवन क्या है। अब थोड़ा प्रश्न को मैंने स्पष्ट किया, इसके बाद कोई कुछ कहना चाहे कि मेरा प्रश्न क्या है, मैं आपसे उत्तर क्या चाहती हूँ, मैं क्या सुनना चाहती हूँ, ये मैंने थोड़ा स्पष्ट किया है अपना। अब आप बताना चाहें तो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। जीवन में विद्यार्थी का महत्व, अपने जीवन को साधना, अपने जीवन को साधना, ठीक है। चलिए हम लोग बहुत उसको अस्पष्ट नहीं करेंगे, एकदम स्पष्ट तरीके से बात करते हैं। जैसे मान लिया आ ही गया, आपको निबंध लिखना है, आपकी हिंदी के क्वेश्चन पेपर में, हिंदी की आपकी परीक्षा हो रही है, उसमें आ गया विद्यार्थी जीवन पे निबंध, या इंग्लिश में आ गया स्टूडेंट लाइफ पे, तो यही लिखेंगे आप जो मुझे बता रहे हैं? नहीं लिखेंगे। ये स्टूडेंट लाइफ इंग्लिश में और हिंदी में आ गया विद्यार्थी जीवन। तो विद्यार्थी जीवन सबसे पहली जो चीज़ है उसमें यह आपको समझना है
कि जो हमारा जीवन है बायोलॉजिकल, मतलब जो आपका जीवन है बायोलॉजिकल मतलब जैविक दृष्टिकोण से देखिएगा कि उसके अलग अलग अवस्थाएं हैं, उस पहले दृष्टिकोण से हमें देखना है। विद्यार्थी जीवन हमारे जीवन का जो पूरा हमारा जीवन चक्र है उसका एक काल है, उसका एक समय है, एक निश्चित अवधि है, एक निश्चित समय सीमा है जिसको विद्यार्थी जीवन कहा जाता है। समझ पा रहे हैं? हमारे जीवन का जो चक्र है बाल्यावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक, उस जीवन चक्र में एक निश्चित समय, एक निश्चित अवधि तक का जो समय है, तक का जो जीवन है, उसी को विद्यार्थी जीवन कहा जाता है। अमूमन अंदाज से ऐसे ही बताइए, अनुमान के हिसाब से किस वर्ष से शुरू होता है ये? जो औपचारिक शिक्षा की बात करें तो अब 3 वर्ष से हो गया है, 3 वर्ष से आपका नर्सरी। और अनौपचारिक की बात करें तो जब से बच्चा बातों को, माँ की बातों को समझने लगता, अपनी आवश्यकताओं को अभिव्यक्त करने लगता है। ठीक है। औपचारिक शिक्षा की बात करेंगे, पहले 6 वर्ष था, 5 वर्ष था, फिर 6 वर्ष हुआ, फिर 3 वर्ष से माना जाता है। तब से लेकर के औपचारिक शिक्षा की बात करेंगे तो आप जब तक उच्च शिक्षा प्राप्त ना कर लें तब का। और हमारा मेन कंसर्न वही है, जो मेन हमारा पॉइंट है वही है, क्योंकि हम सभी अभी विद्यार्थी जीवन में हैं। बाकी तो जीवन भर, आप में से किसी ने कहा भी था, एक पॉइंट आया था कि हम हमेशा सीखते रहते हैं, हमेशा विद्यार्थी हैं। वो दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए कि हमें हमेशा नई नई चीज़ों को सीखते रहना है, अपने कौशल को बढ़ाते रहना है, अपने ज्ञान विज्ञान को बढ़ाते रहना है। वो दृष्टिकोण हो गया। पर जो समय सीमा है विद्यार्थी जीवन का एक निश्चित है, उसके बाद नहीं आपको कहेगा कोई कि चलिए, और मम्मी इतनी छूट नहीं देंगी आपको, घर में जिस भी परिवार में आप रहेंगे, जहाँ भी जिस भी परिस्थिति में रहेंगे, इतना समय आपको कोई नहीं देगा कि ठीक है मैं काम कर लेती हूँ और जाओ पढ़ो बैठ करके। ये छूट हमेशा रहेगी क्या आपके साथ? नहीं रहेगी, एक निश्चित समय तक ही रहेगी। पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति जो आपको छूट मिलता है, जो घर में सहूलियत मिलती है, वो एक निश्चित अवधि तक, जिसको विद्यार्थी जीवन कहा जाता है, वह विद्यार्थी जीवन, वही टॉपिक है हमारा। मतलब अस्पष्ट मत रहिए, वही टॉपिक है, क्योंकि आप सब ज़्यादातर उसी एज ग्रुप से हैं, उसी अवस्था में हैं। वही चीज़ें आपको क्या क्या चैलेंजेस उसमें फेस करने पड़ते, क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, क्या क्या परेशानियाँ आती हैं, किस तरीके से हम उसको ओवरकम कर सकते हैं, किस तरीके से उसका समाधान हम निकाल सकते हैं और किस तरीके से अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो विद्यार्थी जीवन क्या है ये हमें पता चल गया कि हमारे जीवन का एक निश्चित अवधि, जिसमें हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। उस निश्चित जीवन अवधि में हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, औपचारिक अनौपचारिक दोनों। तो विद्यार्थी जीवन जो है ये आपके जीवन का स्वर्णिम काल है। विद्यार्थी जीवन स्वर्णिम काल है, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट, सबसे महत्वपूर्ण चक्र, पूरे जीवन चक्र का आपके सबसे महत्वपूर्ण चक्र। भावी जीवन आपका, आगे आने वाला जीवन आपका जिस पे आधारित है, आधारशिला, नींव आप कह सकते हैं, विद्यार्थी जीवन ही है। जैसा ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं। ब्लूप्रिंट समझते हैं ना ये शब्द, ब्लूप्रिंट, कि कोई भी या मैप जिस तरीके से छोटा सा बना दिया जाता है, भवन बनाया जाता है तो पहले उसका मैप बनाया जाता है ना, नक्शा बनता है कि उसी पे इमारत खड़ी होगी। वही है आपका विद्यार्थी जीवन। जैसी इमारत आपको खड़ी करनी है अपने जीवन का, जिस प्रकार का इमारत आपको खड़ा करना है वह ही विद्यार्थी जीवन है। जैसा भवन आप बनाना चाहते हैं, जितना आकर्षक, जितना भव्य, जितना आलीशान, वह आपका विद्यार्थी जीवन है। इसके महत्व को इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो विद्यार्थी जीवन के साथ सबसे बड़ी विडंबना क्या है? विद्यार्थी जीवन अपने हमारे जीवन चक्र का सबसे महत्वपूर्ण चक्र है, सबसे महत्वपूर्ण समय है, पर इसके साथ एक बहुत बड़ी विडंबना भी है। क्या बता सकते हैं आप में से कोई? डिस्ट्रैक्शन, भटकाव। ठीक है। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट, ये डायरेक्टली नहीं है।
क्योंकि आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट की अगर आप बात करें तो उनसे ज़्यादा फाइनेंशियली, मतलब इतने फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट कंडीशन से वो मिसाइल मैन साइंटिस्ट बन गए। तो फिर ये नहीं है, मतलब उसको ओवरकम किया जा सकता है। हाँ, सबसे बड़ी विडंबना ये है, और कोई लेकिन फिर भी ठीक है। और बताइए। कंसंट्रेशन, एकाग्रता का अभाव, ठीक है। इस सब में सबसे बड़ी विडंबना ये है विद्यार्थी जीवन का, ईश्वर ने आपको जीवन दिया, अनमोल मानव जीवन दिया, जिसको राजकुमार कहा जाता है, ईश्वर का राजकुमार। और उसमें भी अगर मैं कह रही हूँ आपके सामने कि विद्यार्थी जीवन आपका सबसे महत्वपूर्ण समय है, तो उसके साथ विडंबना ईश्वर ने आपको क्या दे दिया, प्रकृति ने क्या दे दिया कि सबसे महत्वपूर्ण है, उसी पे पूरे जीवन की नींव बननी है आपको, और सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग बना दिया, सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण आपका विद्यार्थी जीवन ही है। क्यों? क्योंकि अगर विद्यार्थी जीवन, आप उदाहरण के तौर पे ही समझिए, अगर विद्यार्थी जीवन आपका वयस्कावस्था में या उत्तर वयस्कावस्था में आता तो कितना अच्छा रहता ना। तब तो जब वयस्कावस्था में लोग होते हैं तो कितने समझदार होते हैं, मैच्योर हो चुके हैं होते हैं ना, बायोलॉजिकली भी, जैविक रूप से, मेंटली भी, फिजिकली भी, इमोशनली भी, भावनात्मक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर स्तर से व्यक्ति परिपक्व हो चुका होता है, समझदार हो चुका होता है। और उस समय आता तक विद्यार्थी जीवन उस समय को रखा गया होता, तब क्या होता, तब तो और मैक्सिमम आउटपुट रहता ना, रहता नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? अगर उस समय बनाया गया होता, वयस्कावस्था या उत्तर वयस्कावस्था को अगर विद्यार्थी जीवन बनाया गया होता तो फिर क्यों नहीं मैक्सिमम आउटपुट रहता, मतलब अधिकतम आप उपलब्धि क्यों नहीं हासिल कर सकते? हमारा माइंड डेवलप हो जाता है, उतना गेन नहीं कर पाता है, और जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, और विद्यार्थी जीवन अधिक ऊर्जा रहती है और सीखने का चाव रहता है। एक आप लोगों ने अगर ऐसे नहीं, मतलब पढ़ा नहीं होगा, रिसर्च जो हुआ है, शोध हुआ है, तो सुना जरूर होगा कि एक बच्चे को, एक छोटा बच्चा है, उसको चाहे जितने लैंग्वेजेस आप सिखाना चाहिए सिखा दीजिए, भाषा, और वही जब बड़ा होगा तो हिंदी इंग्लिश में ही स्ट्रगल करता है। मतलब हिंदी उसकी जो मदर टंग है, अवधी या भोजपुरी बोलता है, उसके अलावा एक पाठ्य पुस्तक की जो भाषा हिंदी सीख लेता है, बाकी इंग्लिश में तो उसको कितनी परेशानी होती केवल इंग्लिश सीखने में। और वही एक छोटा बच्चा है, आप उसको मल्टी लैंग्वेज मतलब सिखा सकते हैं, बहुत सारी भाषाएं सिखा सकते हैं। तो जो लर्निंग का जो स्टेज है, मतलब सीखने की जो आपकी क्षमता है, वो आपके प्रारंभिक अवस्था में ही होती है, तीव्र होती है, बाद में आप पक चुके होते हैं। इसको मैं एक एग्जाम्पल, जो कुम्हार वाला होता है, आप लोगों ने सुना भी होगा, जब वो पक गया, घड़ा पक गया, बन करके तैयार हो गया पात्र, तो उसमें अब कुछ संभव है परिवर्तन। तो जब आप वयस्कावस्था में हैं, उत्तर वयस्कावस्था में हैं, तो फिर उस समय क्या आप सीखेंगे? आप तो पक चुके हैं ना, उस समय आप नई चीज कोई नहीं सीख सकते हैं, जो है जैसे पके हैं वही रहेंगे। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि जब आप परिपक्व हैं, बिल्कुल अभी बायोलॉजिकली भी ग्रो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और मेंटली भी इमेच्योर हैं, आप परिपक्व हैं पूरी तरीके से, शरीर भी आपका विकास कर रहा है, मस्तिष्क भी विकास कर रहा है, उस अवस्था में समझ आप में बहुत ज़्यादा नहीं है, सीख करके, अपने परिवेश से सीख करके देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं उस तरीके से और आगे बढ़ते हैं आप, वो समय है। यही सबसे बड़ा चैलेंज है, विडंबना यही है कि ये ऐसे समय में आता है कि जब हम बहुत ही परिपक्व नहीं होते हैं, हम कभी भी फिसल सकते हैं और कहीं भी डाइवर्ट हो सकते हैं। तो इस समय एक चार्ल्स डार्विन, नाम सुना होगा सबने, वैज्ञानिक हैं चार्ल्स डार्विन भी हैं। तो इनका एक सिद्धांत है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, कि सबसे जो फिट रहेगा वही सरवाइव करेगा, है ना। आंधी तूफान आती है, बहुत सारे पेड़ तो गिर जाते हैं, टूट जाते हैं,
पर कुछ रहते हैं खड़े रहते हैं, वो सरवाइव कर जाते हैं। तो वही विद्यार्थी जीवन के साथ है, वही वाला सिद्धांत याद करिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इन सारे झंझावातों को झेलते हुए विद्यार्थी जीवन के, कि अभी आप परिपक्व हैं, अभी परिपक्व नहीं हुए हैं, बहुत सारे आपको चैलेंजेस देखने हैं। बायोलॉजिकली भी आपके अंदर हार्मोन्स निकल रहे हैं अंदर से, वो आपको प्रभावित करते हैं सबसे ज़्यादा। तो फिर आप उसी हार्मोन की वजह से आप इधर उधर आकर्षित होते हैं, उन्हीं की वजह से अंदर आपके हार्मोन्स निकलते हैं। आप डेवलप, ग्रोथ का भी है कि आपकी हाइट बढ़े, आपकी मोटाई बढ़े, आपका वजन बढ़े, साथ में मानसिक रूप से भी, फिजिकली भी और मेंटली भी, इमोशनली भी, सारे। अभी तो आप ग्रो कर रहे हैं, हर दृष्टिकोण से बढ़ रहे हैं आप, तो वो आपको अंदर से प्रभावित करते हैं। फिर वैसा परिवेश रहता है, वैसा वातावरण रहता है और उसमें आप आकर्षित होते हैं उसके हिसाब से। तो इन सब झंझावातों को, इन सब थपेड़ों को झेलते हुए, इन सारी परिस्थितियों को सामना करते हुए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब जो इन सब परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाता हुआ, अपने ऊपर नियंत्रण करता हुआ, संयम करता हुआ, पैर जमा करके खड़ा हुआ है और उसको स्पष्ट है कि मुझे विद्यार्थी जीवन में क्या करना है, कैसे करना है, वही आगे बढ़ पाएगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वही उसकी इमारत, उसका भवन आलीशान उसी का बनेगा। तो ये विद्यार्थी जीवन है। अब इसमें क्या करना है? अपनी समझ तो बहुत ज़्यादा काम करती नहीं है, क्योंकि वो आपकी अवस्था ही वैसी है। अपनी समझ बहुत नहीं काम करेगी। तो ऐसे में इसीलिए सबसे पहला गाइडेंस हमारे पास, हमारे परिवार में होता है हमारे माता पिता का, हमारे बड़े भाई बहन का, हमारे माता पिता का, दादी का, बाबा का। ये सबसे पहले हमारे मार्गदर्शक होते हैं जो हमें गाइडेंस देते हैं। उसके बाद विद्यालय में हम जाते हैं तो हमारे शिक्षक होते हैं, या फिर समाज में भी ऐसे लोग होते हैं, कुछ लोग जो हमें सही दिशा निर्देश देते हैं, सही गाइडेंस देते हैं। बाकी तो कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा डाइवर्ट ही करते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको कि विद्यार्थी जीवन में आप ये अपने लिए एक सोच, अपने लिए ये बना दीजिए कि अपनी खुशी के लिए जो अपना मन कह रहा है, जिसमें मन की खुशी है, वो वाला काम नहीं करना है। बस जो मन कह रहा है, जिसमें मन को खुशी मिलती है, वो वाला काम नहीं करना है। ये अपने लिए नियम बनाना पड़ेगा, तभी बच पाएंगे। तभी बच पाएंगे कि जो मन कह रहा है, मन नहीं कह रहा सुनने का, यहाँ बैठने का मन नहीं कर रहा है, या घर पे जो बातें बताई जा रही, मम्मी कह रही हैं, पापा कह रहे हैं, कितना ये लोग लेक्चर देते हैं, कितना बोलते हैं, कितना समझाते हैं, ऐसा लगता है कि मतलब मेरे अंदर तो कोई समझ है ही नहीं, मुझे तो कुछ पता है ही नहीं। उसका भी एक कारण है। अभी मैंने जो बताया है आपको बायोलॉजिकली, अब मैंने जैविक रूप से और मैंने बोला मेंटली, मानसिक रूप से। तो मैं आपको बताऊं कि हम सभी मनोवैज्ञानिकों ने हमारे व्यक्तित्व के 3 पक्ष बताए हैं, या हमारे मन के 3 पक्ष बताए हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। इड, ईगो, सुपर ईगो। जैसे हम बातचीत में कोई नहीं बात करता, किसी से थोड़ा अलग अलग रहता है, कम बोलता है, तो हम कहते हैं अरे बहुत ईगो है इसके अंदर। मतलब सामान्य बोलचाल की भाषा में ईगो शब्द हम ऐसे प्रयोग करते हैं, बहुत ईगो है, पर यह इसका वास्तविक अर्थ नहीं है। इड, ईगो, सुपर ईगो। जब एक छोटा बच्चा है 4 साल 5 साल तक का, तो उसमें इड जो है, ID, इड, वो ज़्यादा प्रबल होता है। इड का क्या गुण होता है कि मतलब उसको बस आनंद चाहिए, मजा चाहिए, कि मतलब जो चीज़ उसे खानी है, मुझे मैगी खानी है तो खानी है। अब उसका शरीर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। ये इड है हमारा, मतलब ये तत्व। जब हम 5 साल छोटे अवस्था में होते हैं, तब हमारा इड, बच्चे जिद करते हैं केवल, देखा होगा आपने, जो छोटे बच्चे हैं घर में, वो केवल जिद करते हैं, मतलब उन्हें चाहिए तो चाहिए। इड मतलब जिद। ये हम बड़े हो जाएंगे तो खत्म नहीं होता हमारे अंदर, तब भी रहता है, बस हमारा व्यक्तित्व संतुलित हो जाता है। दूसरा है ईगो। ईगो ये बताएगा आपको कि नहीं, मैगी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि वो मैदा से बना है और मैदा हमारे आंतों को नुकसान करता है। ये आपका ईगो है, मतलब रियलिटी, वास्तविकता क्या है, उससे हमारा परिचय कराता है ईगो। और तीसरा आता है सुपर ईगो। पहला है इड, दूसरा है ईगो और तीसरा है सुपर ईगो।
सुपर ईगो का काम है कि वो हमें समाज, जो हमारा समाज है, जो हमारे समाज के मानक हैं, जो हमारे समाज के तौर तरीके हैं, मर्यादा है, नियम है, उसके हिसाब से व्यवहार करना सिखाता है। अब मान लिया ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको मैगी वाला, तो हमारा सुपर ईगो ये हमें समझाएगा कि हमें कोई भी चीज़ अपनी मिल बांट करके खानी चाहिए, कोई भी चीज़ चोरी नहीं करनी चाहिए, जो भी खाना चाहिए हमें ईमान से ही खाना चाहिए, ईमान की कमाई खानी चाहिए। मतलब वो नैतिकता, नीतिपरक, नैतिकता आधारित है। तो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं आपने देखा होगा, उनमें सुपर ईगो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, सुपर ईगो ज़्यादा प्रबल होता है। और जब हम युवावस्था में होते हैं, जब हम युवावस्था या उत्तर युवावस्था में होते हैं तो हमारे अंदर ईगो ज़्यादा प्रबल होता है, और जब हम छोटे हैं तो इड ज़्यादा प्रबल होता है। फिर धीरे 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 जब हम बड़े होते हैं, जो तीनों तत्व हैं वो तीनों आपस में समन्वय करके काम करते हैं। मतलब इड, कोई हमारी इच्छा जागृत हुई तो तुरंत मन समझाएगा, अपना ही मन है वो तीनों भूमिका अदा करेगा, इड का भी, ईगो का भी, सुपर ईगो का भी, तीनों भूमिका एक ही मन अदा करेगा। कोई हमारे मन में आया, कोई भी विचार आया तो तुरंत आपका ईगो आपको समझाएगा कि नहीं, ये उचित नहीं है और हमें नहीं मिल सकता है। सुपर ईगो कहेगा नहीं, इससे समाज में बदनामी होगी। बहुत सारी ऐसी इच्छाएं आती हैं हमारे मन में, हम उसको दबा लेते हैं। और आपके मन में इच्छाएं जो आती हैं वो ऐसे ही नहीं आती हैं, उसको अध्यात्म की भाषा में चित्त कहा जाता है, और साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान में उसको कॉन्साइंस कहा जाता है। इसका मतलब क्या है कि वो चीजें आपके अंदर पहले से हैं, जो आप व्यवहार कर रहे हैं। उसको उदाहरण दिया है मनोवैज्ञानिकों ने। आप कभी टीवी में देखे होंगे, ऐसे घूमने तो नहीं गए होंगे कहीं, पर टीवी में तो कम से कम देखा होगा आपने, महासागर या सागर में छोटा सा टापू जैसा बर्फ का छोटा सा बर्फ का हिस्सा दिखाई देगा, और कहा जाता है, उसको कहते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि उसका बड़ा हिस्सा तो पानी के अंदर है, आइसबर्ग पूरा बड़ा हिमखंड तो पानी के अंदर है, छोटा सा टिप उसका टापू जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। ये एग्जाम्पल मैं आपके लिए दे रही हूँ कि जो आप व्यवहार करते हैं, जो आपके अंदर है, जो चीजें दिख जाती हैं, जो आप अपनी परेशानियां साझा करते हैं, जो कहते हैं, वो केवल वही टिप है ऊपर वाला छोटा सा, बाकी उसका जो कारण है वही नीचे जो हिमखंड बड़ा हिस्सा दबा हुआ है वह है। और हमारे अंदर भी वैसे ही है, अंदर वो चीजें हैं तो हमें वो प्रभावित करती हैं और वो बाहर निकल के आती हैं। तो ऐसा नहीं कि उसका कोई समाधान नहीं है, पर ये नहीं है कि हम कोई भी चीज ऐसे ही कर देते हैं, ऐसे ही नहीं करते, उसका रूट जड़ हमारे अंदर होता है। तो विद्यार्थी जीवन में क्या है कि इन सारे चैलेंजेस को, ये सारे संघर्ष, ये सारे स्ट्रगल आपको झेलने हैं। एक तो आप बायोलॉजिकली इमेच्योर हैं, अभी साइकोलॉजिकली इमेच्योर हैं, मेंटली इमेच्योर हैं। ये सारी अवस्था है आपकी अभी जब विद्यार्थी जीवन में है, और इन सारी अवस्थाओं में आपको अपने आप को बनाना है, अपने व्यक्तित्व को गढ़ना है। कितना चैलेंजिंग है बताइए। इसीलिए असफल हो जाते हैं, गलत आदतों में पड़ जाते हैं। इसीलिए तो गलत आदतों में इतने पड़ते हैं सब। कोई बूढ़े होकर के और उत्तर वयस्का अवस्था में नशे का शिकार नहीं होता है या गलत आदतों में नहीं पड़ता है। इसीलिए यही अवस्था होती है जब इंसान अच्छी आदत, अच्छी संगत या बुरी संगत में पड़ जाता है। थोड़ा सा बताऊंगी, फिर यहाँ पर आऊंगी जिस पॉइंट पे चर्चा कर रही थी मैं। एक होता है अंतर्मुखी स्वभाव, एक होता है बहिर्मुखी स्वभाव। हम आप सब जितने बैठे हैं इसमें से कोई अंतर्मुखी है और कोई बाह्यमुखी है, और कुछ लोगों में दोनों का मिक्सचर होता है, बैलेंस बीच वाले में होते हैं। मतलब ना तो बहुत ज़्यादा अंतर्मुखी हैं और ना तो बहुत ज़्यादा बहिर्मुखी हैं। अंतर्मुखी वो होते हैं जिनका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा उनके दोस्त नहीं होते, और किसी जगह पे भी गए हैं वो परिवार में भी शांत रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा बोलना उन्हें पसंद नहीं होता है, कम बोलते हैं, और उनके जो मित्र होंगे एक दो ही होंगे लेकिन बहुत घनिष्ठ होंगे, और कहीं पे भी जाएंगे तुरंत हाय हेलो नहीं शुरू हो जाते हैं। आप देखेंगे उनको तो वो अलग रहेंगे, शांत रहेंगे, देखेंगे लोगों को, पहले ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसमें से जो उन्हें समझ में आएगा, अपने जैसा लगेगा उससे बातचीत करेंगे, बहुत संतुलित होकर के बात करेंगे।
तो जब छोटे अवस्था में होते हैं तो सब लोग उनको कहते हैं अरे बहुत शर्मीला है या बहुत शर्मीली है, संकोच है, नहीं बोल पाती है। ऐसा नहीं है, अपना स्वभाव होता है। और यही अगर अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो अध्यात्म की पहली सीढ़ी ही अंतर्मुखी होना है। प्रत्याहार, अभी शाम को मैं बता रही थी आपको, प्रत्याहार। जब तक आप अपने मन को बाहर से समेट करके एक जगह पे अंदर नहीं लाएंगे, अंतर्मुखी नहीं बनाएंगे, तब तक अध्यात्म की फील्ड में आप आगे बढ़ ही नहीं सकते वहां पर स्टूडेंट लाइफ में क्या है, स्कूल में जो बाह्यमुखी होते हैं, जो अंतर्मुखी होते हैं, उनको ज्यादा वैल्यू नहीं किया जाता है स्कूल में, ज्यादा टीचर उन पे ध्यान भी नहीं देते हैं। जो बाह्यमुखी होते हैं टीचर उन्हीं, मतलब सबका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वही होते हैं जो बाह्यमुखी होते हैं, क्योंकि वो हमेशा हर चीज में आगे आते हैं, चाहे वो कर पाए या ना कर पाए, उन पर उनका स्वभाव होता है पहले उठ करके खड़े हो जाएंगे, पहले ही पहुंच पाएंगे। और जो अंतर्मुखी है वो सोचेंगे कि मुझे कहा जाएगा तब उठेंगे, अच्छा पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, मतलब बहुत परफेक्शन वाले भी होते हैं अंतर्मुखी वाले जो होते हैं, हर चीज को परफेक्शन से करना पसंद करते हैं। तो हर कोई भी गुण, मतलब कोई भी स्वभाव अच्छा या बुरा नहीं है, बस बता रही हूँ आपको, प्रकृति ने वैसे बनाया है तो उसमें कुछ परेशान नहीं महसूस करना है। और ये नहीं है कि मतलब कोई इंफीरियोरिटी, आपको हीन भावना हो कि मैं अंतर्मुखी हूँ, उसके भी अपने प्लस और माइनस हैं। मतलब जो बाह्यमुखी हैं उनकी बड़ी सारी ऊर्जा ऐसे ही नष्ट हो जाती है इधर उधर में, और जो अंतर्मुखी हैं इसीलिए वो बहुत रचनात्मक होते हैं। जितने भी लोग रचनात्मक होते हैं वो अंतर्मुखी होते हैं, तभी अंतर्मुखी रहेंगे तभी आप रचनात्मक हो पाएंगे। जब आपका बाह्य विषयों में मन बहुत दौड़ता रहेगा तो आप हो ही नहीं सकते हैं, आप कर ही नहीं सकते ऐसा कुछ क्रिएटिव काम, रचनात्मक आप कर ही नहीं सकते हैं। तो ये नहीं है तो कि ये हमारा अंतर्मुखी स्वभाव है तो ये बुरा है, या बाह्यमुखी स्वभाव है, बहिर्मुखी है हम तो अच्छा है, ऐसा नहीं है। दोनों स्वभाव के अपने गुण और अवगुण होते हैं। तो मैं जब आपको बता रही थी कि आपके दो जीवन हैं, मतलब एक एकेडमिक लाइफ है और एक आपका व्यक्तिगत जीवन है। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट बुक की बात कर रही थी, विषयों की बात कर रही थी कि हमारी समझ, तो ये बहुत कुछ हमारे अंदर की जो हमारी क्षमता होती है अपनी, जो हमारा व्यक्तिगत स्वभाव है, व्यक्तिगत रुचि है, उस पे भी विषयों की पसंद नापसंद और समझ आधारित है। तो उससे बहुत परेशान नहीं, बस ये है कि ये आप जान लीजिए कि जो विषय आपको अच्छा लगता है, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, सोशल स्टडीज, कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगता है, और ये आप ऐसे मतलब समझ सकते हैं अपने बारे में कि उसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती है, मतलब बहुत आराम से और बहुत आप अच्छा कर लेते हैं और सभी से अच्छा कर लेते हैं, अपनी पूरी क्लास से अच्छा करते हैं, जितने बच्चे हैं उस क्लास में आपके, बस एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। तो आप उसमें कम से कम 100 में 100 लाइए। बाकी सब में भी अगर आप एक विषय में 100 से 100 में 100 ला रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि बाकी सभी में फेल हो जाएंगे, एवरेज भी रहिए, बाकी सभी में एवरेज रहिए, फिर आगे चल करके उसी विषय को आप अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। उसी विषय में आप जब आप सहज रूप से उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो ये नहीं सोचना है आपको कि ये तो हिंदी है, ये तो हिंदी है, ये तो संस्कृत है, ये कभी नहीं सोचना है आपको। अगर आप संस्कृत में बहुत अच्छा कर रहे हैं तो ये आपका लक्ष्य होना चाहिए कि संस्कृत में हमेशा 100 में 100 आए आपका। तो ये खुद देखना पड़ेगा। बाकी विषयों में औसत, मतलब आप इतना मेहनत करिए कि जो सिलेबस की चीज है, मतलब जो सिलेबस में है आपके, वो आपको आए कम से कम इतना। और उसके लिए टीचर पढ़ाते हैं, नहीं समझ में आता है तो सहयोग लेना पड़ता है, मार्गदर्शन लेना पड़ता है। ये हो गया आपका एकेडमिक विषय वाली बात हो गई। और दूसरी बात ये होती है कि पढ़ने में मन नहीं लगता है, बहुत कम लोग होते हैं जिनका पढ़ने में मन लगता है ना, पढ़ने में मन नहीं लगता है, ये भी परेशानी है। और दूसरा, पढ़ने बैठ भी जाएं तो मन एकाग्र नहीं होता है, ये और दुविधा है कि बैठ भी जाएं किसी तरीके से तो मन एकाग्र नहीं होता है। और क्या दिक्कत आती है, और क्या क्या चुनौतियां हैं एकेडमिक्स में? हाँ, कंपैरिजन, मतलब टीचर्स कभी-कभी करने लगते हैं तो नहीं, टीचर के स्तर पे नहीं, आपके स्तर पे क्या चुनौतियां? याद करने की मेमोरी, स्मृति, हाँ स्मृति, सही टाइम पे वर्क ना कंप्लीट करना। हाँ सही टाइम पे,
पर अपना कंप्लीट करना, सही है। और बताइए। एग्जाम टाइम पे केवल पढ़ना। एग्ज़ाम टाइम पे केवल पढ़ना, हाँ सही है। ज़्यादातर हम लोग यही करते हैं, एग्ज़ाम टाइम पे पढ़ते हैं। ठीक है, ये सारे हैं। और व्यक्तिगत जीवन के, ये तो हमने देख लिया अपना एकेडमिक लाइफ। और जो आपका पर्सनल लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ में, विद्यार्थी जीवन में जो आपका पर्सनल लाइफ है, उसमें क्या क्या चुनौतियाँ हैं? संगति, सबसे पहली चीज़, सबसे पहली चीज़ संगति है, आलस्य और आकर्षण। विद्यार्थी जीवन में आकर्षण, वस्तुओं का आकर्षण, व्यक्तियों का आकर्षण, दिखावे का आकर्षण, बहुत सारे आकर्षण विद्यार्थी जीवन में। तो और बताइए, और क्या चुनौतियां हैं व्यक्तिगत जीवन में? अपने ही ऊपर सोच के बताना, इसलिए बहुत समय लगना ही नहीं चाहिए। अपने ही आपके ही जीवन की बात हो रही है। जो चीज़, जिस अवस्था से आप गुजर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, वही अवस्था है। काम को टालने की प्रवृत्ति, हाँ। फैमिली सपोर्ट मिलता है, नहीं मिलता है? दोनों पहलू से फैमिली सपोर्ट। और कंपैरिजन इसमें भी होता है। हाँ, कंपैरिजन, जेंडर के बेसिस पर लापरवाही, हाँ व्यक्तिगत जीवन में। डिमोटिवेशन। अच्छा, वो कौन कौन से बिंदु हैं जिससे आपका व्यक्तित्व बहुत प्रभावित होता है नकारात्मक रूप से? वो कौन कौन सी आदतें हैं विद्यार्थी जीवन में? व्यक्तिगत जीवन की वो कौन सी आदतें हैं जिससे आपका व्यक्तित्व बहुत प्रभावित होता है नकारात्मक रूप से? वो छोड़ दीजिए, वो तो बाद की आदत है। मोबाइल ठीक है, सबके पास नहीं उपलब्ध है। और व्यक्तित्व निर्माण के दृष्टिकोण से आप बताइए। संगति, हीन भावना, हम नहीं कर सकते, सही है, सही है। हीन भावना कि हम नहीं कर सकते। और संगति, हाँ कमजोर मनोबल, ठीक है। तो देखिए, जो नींव है आपके विद्यार्थी जीवन में, व्यक्तिगत जीवन की जो नींव है, सबसे पहला तो ये है कि आप अपने प्रति एक स्पष्ट धारणा बनाइए। सबसे पहला काम जो आपको करना है दोनों जीवन के हिसाब से, पहले अपने बारे में एक स्पष्ट, आपको क्या करना है मैं वो बता रही हूँ अभी। सबसे पहले कैसे आप एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको अपने आप को जानना होगा। पहले अपने आप को जानिए। अभी मैं किसी को भी आप में से खड़ा कर दूं, आप अपने आप को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे आप, केवल अपने आप को। तो सबसे पहले डिफाइन योर सेल्फ, और उसमें कुछ छूटना नहीं चाहिए आपको, यही करना है। पहला टास्क मैं आपको दे रही हूँ। सबसे पहला डिफाइन योर सेल्फ, अपने आप को परिभाषित करिए, अपने आप के बारे में बताइए, अपने आप को जानिए पहले आप क्या हैं आप। और आपके व्यक्तित्व को कोई भी पक्ष छूटना नहीं चाहिए, चाहे वो सकारात्मक, दोनों लिखिए, सकारात्मक नकारात्मक दोनों लिखना है आपको। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, सकारात्मक बिंदु भी नकारात्मक बिंदु, अपने आप को पूरी तरीके से आप जानिए पहले। सबसे पहला हम क्या करते हैं, हम अपने ऊपर तो कभी टाइम स्पेंड ही नहीं करते, मतलब अपने ऊपर तो कभी टाइम देते नहीं, ना कभी अपने बारे में सोचना चाहते। हम सोचते हैं हमें रेडीमेड गाइडेंस मिल जाए, रेडीमेड दीदी बता देती, सर जी बता देते कि हमें क्या करना है। अच्छा, बुखार है और कोई खांसी की दवा आपको दे दे, तो जब आप बताएंगे कि आपको बुखार है तभी तो, अगर आप बताएं नहीं, बस ऐसे ही कह दीजिए अच्छा नहीं लग रहा है और खाने का मन नहीं कर रहा है, और बताइए मत बुखार है, तो आपको ऐसे ही खाने का मन नहीं कर रहा, मान लिया भूख वाली दवा दे दिया डॉक्टर ने तब कि भूख नहीं लग रहा है और भूख लगी, ये वाली दवा काम करेगी? नहीं करेगी। तो यही आपकी हालत है। मतलब आप सोचते हैं कौन जाए इतना टाइम स्पेंड करने, कौन सोचने जाए अपने बारे में, ये भी एक काम लगता है, इसमें भी आलस आता है आपको। कौन करे बैठ करके अपना मूल्यांकन, कौन करे? कोई बता देता शॉर्टकट, या फिर बता देता एक फैंसीफुल आइडिया ऑफ अ ब्राइट फ्यूचर, है ना?
कोई बता देता अच्छा कैसे पहुंचना है, कैसे बनना, मतलब सुनने में जो अच्छा लगे, करने में नहीं अच्छा, मतलब सुनने में अच्छा लगे, प्लीजेंट, ऐसे फैंसीफुल, यही सब होता है विद्यार्थी जीवन में, वही चीज़ें अच्छी लगती हैं, कड़वी बातें नहीं अच्छी लगती। तभी मैं आपको बता रही हूँ, सबसे पहली चीज़ आपको करनी है कि आपको अपने आप को जानना है। स्टूडेंट लाइफ जो आपकी विद्यार्थी जीवन है उसमें दोनों दृष्टिकोण से पहले अपने आप को जानिए, अपनी रुचि जानिए, किन विषयों में आप अच्छे हैं। एक होता है, देखिए कुछ लोगों का टेक्निकल माइंड चलता है, मैथ साइंस बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों का एब्स्ट्रैक्ट माइंड अच्छा होता है। कवि जो होते हैं उनसे आप मैथ्स कितना करवा देंगे, पर कवि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे, इतने आगे चले जाएंगे, तो उनका एब्स्ट्रैक्ट माइंड चलता है। तो वैसे आप में से भी किसी का टेक्निकल माइंड अच्छा चलता होगा, किसी का एब्स्ट्रैक्ट माइंड चलता होगा कि वो लिटरेचर में बहुत अच्छा करते होंगे, कुछ भी लिखने को दे दीजिए बहुत अच्छा लिख देंगे, बहुत रिक्रिएटिव लिख देंगे। तो ये आपको अपने बारे में जानना होगा और व्यक्तिगत जानना होगा कि आपकी क्षमताएं क्या हैं। ये अपने बारे में सबसे पहले आप बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट एक धारणा बनाइए अपने बारे में। और इसमें मैंने बोला कि दोनों पक्ष आपको शामिल करना है, सकारात्मक नकारात्मक दोनों पक्ष बहुत अच्छे से साझा भी कर सकते हैं, आप दिखा सकते हैं शाम तक कि क्या बनाया है आपने, मुझसे साझा भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप सचमुच जीवन में कुछ करना चाहते हैं एक्सीलेंट, उत्कृष्ट, तो सबसे पहला स्टेप यही है। किसी भी यहाँ जो सिखाई जा रही है बातें वो भी अगर आप बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं, कुछ भी आप अच्छा करना चाहते हैं, तो उसका फर्स्ट स्टेप यही है कि आप पहले अपने बारे में मुझे बताइए। आप मेरे पास आएंगे तो मैं आप ही के बारे में पूछूंगी, पहले अपने बारे में आपको सब कुछ बताना पड़ेगा और ऐसे बताना पड़ेगा कि कोई चीज़ छूटे ना। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या करें, तब आपको कोई भी बताएगा कि आप क्या करें, किस तरीके से करें। ये साधारण बातें, सामान्य बातें यहाँ से बताई जा रही, फिर वो स्पेसिफिक होगा, विशिष्ट होगा, जो आपके लिए लागू होगा, आपके लिए प्रभावशाली होगा, वो तब होगा। ये जो बातें बताई जा रही है सामान्य और साधारण बातें बताई जा रही हैं। तो सबसे पहले आप अपने बारे में जानिए, सकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष। फिर नकारात्मक में भी नंबरिंग करिए, मतलब उसको नंबर दीजिए, कौन पहले नंबर पे है, मतलब सबसे ज़्यादा जो आपके व्यक्तित्व को नुकसान पहुंचाता है वो सबसे पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे। फिर ये थोड़ी छोटी आदत है, चल जाता है, ठीक है, ऐसी आदत है कि बहुत ज़्यादा इससे दिक्कत नहीं है, पर है, ये भी नहीं होना चाहिए मेरे अंदर। तो ऐसे उसकी नंबरिंग करनी है, मतलब कि उसको आपको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम या आरोही क्रम में लगाना है अपनी जो भी नकारात्मक हैं पॉइंट्स, और जो सकारात्मक हैं उनको आपको बना के रखना है। अब दोनों के लिए आपको काम करना है, दोनों पक्ष पे। जो सकारात्मक है उसको और एनरिच करना है, उसको और समृद्ध बनाना है, और जो नकारात्मक है उसको एक एक करके इलिमिनेट करना है, बाहर निकालना है। समझ रहे हैं ना क्या करना है? पहला स्टेप क्या करना है? सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले नो योरसेल्फ, अपने आप को जानो, सबसे पहले ये काम करना है आपको। और दोनों मैंने बताया, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एकेडमिक्स के भी और व्यक्तिगत पर्सनल भी, अपने दोनों, आपको दोनों तरीके से अपने बारे में एकदम स्पष्ट पता होना चाहिए। फिर दूसरा आपका स्टेप ये है कि जो आपके प्लस प्लस हैं, सकारात्मक बिंदु हैं, उसको आपको मेंटेन करना है, केवल मेंटेन नहीं करना है, और उसको एनरिच करना, मतलब समृद्ध करना है, उसको और बढ़ाना है उसको। तो उसके लिए आपको क्या क्या करना है? टू डूज, इसको कहते हैं टू डूज, जो करना है ये, और नॉट टू डूज, जो नहीं करना है, नकारात्मक वाले में। अब जो जिसको सबसे पहला नंबर दिए हैं उसको लेके चलना है हमको, जिसको सबसे पहला नंबर आपने दिया है, बस उसको टारगेट, एक है साधे सब सद है, पहले एक को लेकर के चलना है। बहुत सारे आप नहीं कि सब पूरा एकदम आपने लिस्ट में शामिल कर ली, ये भी नहीं करना, अब ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना, तो सुबह उठेंगे कहेंगे मुझे करना क्या है आज। सुबह उठेंगे अगर ऐसे सोच ली कि अब ये भी नहीं करना, कल से ये भी नहीं करना, तो सुबह उठेंगे तो कहेंगे मुझे करना क्या है, फिर आप पजल हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मतलब कहने का यह है, बस वो जस्ट फॉर एक थोड़ा सा आप फील ना करें वैसा बोर, इसलिए। तो सुबह के टाइम पे आपको पता रहे कि आपको करना क्या है, तो उसमें से एक चीज़ है कि जो मुझे करना है, अपनी जो क्वालिटीज, जो आपके सकारात्मक पॉइंट हैं, उसमें से किसी एक को आप टारगेट करिए कि उसको हमें और आगे अगले स्टेप पे पहुंचाना है, और जो नकारात्मक बिंदु हैं, जो नकारात्मक पॉइंट्स हैं, उसमें से एक को पहले हटाना है। और उसको कैसे हटाना है वो आपको सोचना पड़ेगा, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछना पड़ेगा। ये हो गया दूसरा।
अब इसके बाद आप, मैंने बोला था एक कि आपका रोल मॉडल कोई जरूर होना चाहिए, और एक चीज और कि आपके जीवन का लक्ष्य भी एक जरूर होना चाहिए, जीवन का लक्ष्य। और अपने जीवन का मैंने बोला एक लक्ष्य पर 2 लक्ष्य बनाएंगे आप, 2 लक्ष्य बनाएंगे। एक करियर आपका, जीविकोपार्जन किस तरीके से करना है। हमेशा थोड़ी ना मम्मी पापा दाल रोटी खिलाएंगे, है ना, हमेशा तो दाल रोटी नहीं खिलाएंगे मम्मी पापा ना। एक जीविकोपार्जन वाला जीवन लक्ष्य, और दूसरा आपका जो आपका अपना मानव जीवन मिला है उसके प्रति आपकी क्या सोच है, कि मुझे स्वामी विवेकानंद बनना है, कि मुझे भगिनी निवेदिता बनना है, कि मुझे मदर टेरेसा बनना है, कि मुझे महात्मा गांधी बनना है। एक ये लक्ष्य आपका, वो नहीं बनना पर उन जैसा बनना, उन जैसा कुछ व्यक्तित्व आपका, कि व्यक्तित्व मेरा कैसा होगा। दोनों, अब पेट है आपके पास, भगवान ने पेट दिया है, बायोलॉजिकल डिमांड है फूड की, तो उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ करना ही है। तो उसमें से आपको अपनी स्किल सोचनी पड़ेगी कि मुझे क्या आता है एज अ करियर, अपने कमाने खाने के लिए मुझे क्या रास्ता चुनना है ये। और उस कमाने खाने, केवल कमाना खाना ही तो जीवन का लक्ष्य हो नहीं सकता। कमाने खाने के साथ साथ अपने व्यक्तित्व को किस आयाम पे मुझे पहुंचाना है, ये लक्ष्य। बस 4 पॉइंट मैंने बताया है, ये आपको ध्यान में रखना है। यही धुरी है विद्यार्थी जीवन की, इतनी ही धुरी है, इतनी की समझ आपको होनी चाहिए। मैं किसी से भी पूछ सकती हूँ ये 4 पॉइंट, इसकी समझ आपको होनी चाहिए एकदम स्पष्ट। आपके बहुत सारे प्रश्न तो वैसे ही गायब हो जाएंगे अगर ये 4 आपके पास क्लियर हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो आप मुझसे पूछते हैं वो सारे तो वैसे ही गायब हो जाएंगे। और सच में आपको अपने अंदर बहुत बदलाव लगेगा कि मुझे करना क्या है और कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना है, कैसे पहुँचना है। फिर उसके आधे जो भटकाव होते हैं वो अपने आप ही बाहर हो जाएंगे आपके जीवन से। और अनिवार्य रूप से शामिल करने वाली आदतें जो मैं बताऊंगी आपको, अनिवार्य रूप से शामिल करने वाली आदतें। मन नहीं कहेगा आपको, मैंने एक पहले ही बताया था कि ये नोट कर लीजिए कि अपने मन की नहीं करना है। तो क्या करना वो मैं आपको बता रही हूँ। अनिवार्य रूप से शामिल की जाने वाली आदतें, जो आपको अनिवार्य रूप से शामिल करना, आपको अच्छा लगे नहीं अच्छा लगे कुछ नहीं, आपको करना है तो मतलब करना है। सुव्यवस्थित दिनचर्या, सुव्यवस्थित दिनचर्या आपकी। अब सुव्यवस्थित दिनचर्या में जो चीजें आप यहाँ सीख रहे हैं, आपको दिनचर्या की समझ है। घर पे जाएंगे उस परिस्थिति के हिसाब से रहेगी दिनचर्या आपकी, घर की परिस्थिति के हिसाब से। पर वो सुव्यवस्थित क्या होता है उसकी समझ यहाँ शिविर में आपको हो चुकी है। तो आपके पास एक सुव्यवस्थित दिनचर्या होनी चाहिए। और दूसरा काम आपको क्या करना है, एक दिन का लक्ष्य आपके पास, हर दिन का, जिसको आत्मबोध की साधना भी कहते हैं, एक दिन का लक्ष्य आपके पास जरूर रहे, जरूर होना चाहिए। सुबह आपके पास एक दिन का लक्ष्य आपके पास जरूर रहे। छोड़िएगा मत किसी भी दिन, चाहे एक ही चीज सीखिएगा पर सीखिएगा जरूर। एक दिन का लक्ष्य। फिर शाम को तत्वबोध यानी कि मूल्यांकन, मूल्यांकन आपको करना है। एक दिन की दिनचर्या आपने, सुव्यवस्थित दिनचर्या तो आपका प्रतिदिन का है, एक दिन का लक्ष्य, उसके तुरंत बाद आप लिखिए मूल्यांकन। शाम में आप मूल्यांकन करेंगे कि वो जो आपने सुबह सोचा था कि ये आज मेरा टारगेट रहेगा। सर जी को देखा है आपने, देखा तो होगा ना, लिख लेते हैं, कैसे लिख लेते हैं कि मुझे क्या क्या करना है। तो देखिए वही है एग्जाम्पल, आपके सामने उदाहरण ही है। वो लिख लेते हैं कि मुझे क्या क्या करना, हमें पता ही नहीं होता कि हमें क्या करना है आज दिन में। मोटा मोटा लिख लीजिए, मतलब जो मुख्य बिंदु है वो तो कम से कम लिखे रहिए। छोटी बातें जो हैं कुछ ऐसे आकस्मिक आ जाएंगी परिस्थितियां, उसकी कोई बात नहीं है, पर जो मुख्य बातें हैं वो तो आप कम से कम लिखे रहिए। वो आपको पता रहे पूरे दिन भर में मुझे क्या करना है। तो मूल्यांकन, शाम को मूल्यांकन जरूर करना है।
अब दिनचर्या में भी मैं कुछ चीज़ें बता दे रही हूँ, क्योंकि वो आप शायद पता नहीं उस तरीके से सोच पाएंगे कि नहीं कि मुझे दिनचर्या में क्या शामिल करना है। जैसे सबसे पहली चीज़ क्या शामिल करना है आपको, सुबह की जल्दी उठना है ना। सभी को ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना है। पहली चीज़ तो यही हो गई ना दिनचर्या की, जो आप शिविर में सीख रहे हैं। सबसे पहली चीज जो आपने यहाँ पर सीखा है दिनचर्या में, सुबह ही उठना है आपको ब्रह्म मुहूर्त में ना। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठे, सुबह जल्दी नहीं उठे, तो पहले ही फेल हो गए आप। फेल, उस दिन आप फेल लिख लीजिए अपने टाइम टेबल में, फेल बड़ा बड़ा सा। अगर नहीं उठ पाए सुबह, लिख दीजिए फेल बड़ा बड़ा सा लाल पेन से, ताकि अगले दिन आपको टेंशन हो, मतलब पूरे दिन भर टेंशन उसको देख देख के फेल फेल फेल। फेल बहुत कष्टदायक होता है ना सुनने में, फेल हो गए तो फेल लिख दीजिए। शुरुआत वहीं से होती है। सच में आप लेट उठे हैं तब क्या करेंगे, भागम भाग भागम भाग। अब लेट उठे हैं तो ना तो साधना हो पाएगी, ना तो योग हो पाएगा, ना प्राणायाम हो पाएगा, ना ठीक से खाना, आधा इधर आधा मुंह से बाहर, और उल्टा सीधा खा पी करके भाग जाएंगे। बस शुरुआत यहीं से हो गई उलट पलट वाली दिनचर्या की। तो वही सबसे पहले आपको जैसे यहाँ उठते हैं वैसे ही उठना है। सही दिनचर्या की अगर शुरुआत करनी है तो आपको सुबह उठना ही पड़ेगा। सुबह उठेंगे तभी हर काम समय पे होगा। समय पे करेंगे तो अपने अंदर ऊर्जा बनी रहेगी, खुद ही पॉजिटिव लगता है, मतलब खुद ही हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम अपना काम समय से कर पा रहे हैं। और जब समय से पीछे होइए तो फिर मन नीचे होता जाता है, नकारात्मकता मन में आने लगती है। सबसे पहले आपको उठना है, उसके बाद क्या करना है, उठते ही उषा पान करना है ना। उषा पान करना है, सबको आ गया तरीका उषा पान करने का। गुनगुना पानी हो शरीर के तापमान के बराबर, और उसको उकड़ू बैठ के पीना है ना। वज्रासन में नहीं बैठ के पीना है। और पीने के बाद झाड़ू नहीं लगाना शुरू कर देना है, मतलब कमर से झुकने वाला काम नहीं करेंगे हम उषा पान के बाद। क्यों, अगर आप झुकेंगे तो उषा पान का काम ही यही होता है कि वो आपके जो आपकी बड़ी आंत है उसमें मल को नीचे खिसकाए, और आप झुक के काम करेंगे तो वो उसका वेग जो है ऊपर की तरफ होने लगता है, तो वो गलत परिणाम देगा आपके शरीर में। तो आप झुकने वाला काम नहीं करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि थोड़ा सा चहलकदमी कर लीजिए, थोड़ा सा टहल लीजिए, या फिर अगर आपको कुछ करना ही है तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन जो सुबह आपने किया है वो उषा पान के तुरंत बाद कर सकते हैं। या फिर कोई भी काम कर रहे हैं तो खड़े रहने वाला काम कर सकते हैं आप। झुकने वाला, मुड़ने वाला, बैठने वाला, लेटने वाला नहीं करना है उषा पान के बाद। फिर आपकी वही दैनिक दिनचर्या नित्य क्रिया करेंगे। और उसके बाद योग। अगर आपको तुरंत बैठ करके साधना करने में, जप करने में नींद आने लगे, हो सकता है नींद आने लगे ध्यान करने में, तो पहले आप योग कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए। उसके बाद आप, और योग हमेशा नहा धोकर किया जाता है। योग इज नॉट एन एक्सरसाइज, तो कभी व्यायाम की तरह मत करिएगा। पसीना आए कोई बात नहीं, पर योग हमेशा साफ स्वच्छ होकर के स्नान करके ही योग किया जाता है, क्योंकि उसके बाद हम प्राणायाम करते हैं और उसके बाद हम ध्यान करते हैं। तो योग हमेशा नहा धो करके ही करिएगा, योग करिएगा। और योग में भी अगर बहुत कुछ आप नहीं कर सकते हैं, शायद यहाँ से जाने के बाद वो रूटीन आपका रहेगा नहीं कि इतना टाइम आपको मिलेगा हर दिन 1 घंटे, तो कम से कम अगर आपको नहीं टाइम है, आप गरुड़ासन, वृक्षासन, ये आसन वो आसन नहीं कर पा रहे हैं, एक ऐसा आसन है सूर्य नमस्कार, जिसमें आपके शरीर का कोई भी ऐसा ज्वाइंट, कोई भी ऐसा मसल नहीं बचता है कि जिसमें सक्रियता ना आए, इसीलिए सूर्य नमस्कार बनाया ही गया है। तो सूर्य नमस्कार आप अपने टाइम के हिसाब से 5 राउंड है, लेकिन सूर्य नमस्कार डायरेक्ट नहीं शुरू करना है, यही नियम है। पहले वार्म अप करिएगा, शरीर गर्म हो जाए, 5 राउंड 6 राउंड जो भी सूर्य नमस्कार हो जाए वो करिएगा। एक प्राणायाम कर लीजिएगा, अनुलोम विलोम बस, और 1 मिनट वही जो मैंने ध्यान कराया था श्वास प्रश्वास का ध्यान कर लीजिएगा। इतना, मतलब इसमें आप 15 ही मिनट आपके पास है तो 15 मिनट में ये टाइम तोड़ लीजिएगा। 20 मिनट है तो 20 मिनट में ये टाइम डिवाइड कर लीजिएगा, पर आपको करना है। मैंने क्या लिखा है, अनिवार्यतः किए जाने वाले आदतें हैं, ये आपको करना ही है, आपको करना ही है। तब आप आगे चल करके आप अपने आप को देखेंगे कि मैं वही था क्या, मैं वही थी क्या।
तब ये आगे आप मिलिएगा। फिर ये इन आदतों को करने के बाद फिर आप आगे मिलिएगा। जो आपके अंदर परिवर्तन होगा, जो आपके अंदर बदलाव होगा, जो आपकी क्वालिटीज़, जो आपके अंदर गुणों का विकास होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। ये आपको करना है। उसके बाद आपका जो भी दिन का दिनचर्या, मतलब ये चीज़ें आपको करनी ही है। फिर यहाँ जो आप जब स्वाध्याय ये सब चीज़ें अपने समयानुसार पर छोड़ना नहीं है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है आपको। वो आप इस शिविर में सीख रहे हैं। उसके बाद आपकी दिन की दिनचर्या, दिन भर की दिनचर्या आपकी दिन भर की दिनचर्या हो गई। और फिर वही आ गया शाम का मूल्यांकन। अब इसमें भी नीचे आप स्टार बना के लिखेंगे अलग से, 2 पॉइंट, 2 स्टार बना के, हम स्टार बना के अलग से लिखते हैं, मतलब ये महत्वपूर्ण है, अलग से हमें ध्यान देने होंगे। स्टार बना के लिखेंगे आप। पहले तो सकारात्मक गुण को विकसित करने के लिए किया गया प्रयास या अभ्यास, अभ्यास लिख दीजिए। सकारात्मक गुण को विकसित करने के लिए किया गया प्रयास अभ्यास, मतलब क्या आप कर रहे हैं। वहीं से मैं जोड़ रही हूँ पीछे से, जो मैं पहले बताई थी आपको कि अपना पहले मूल्यांकन करना है। इस पहला स्टार ये हो गया, और दूसरा फिर नीचे एक स्टार लगा करके लिखिए नकारात्मक गुण को हटाने के लिए किया गया प्रयास या अभ्यास। पहले लिख लीजिए तब बताती हूँ। नकारात्मक गुण को हटाने के लिए किया गया अभ्यास या प्रयास। ठीक है, अब इसको हम लोग समझ लें। अच्छा, सकारात्मक गुण कोई बता दीजिए, अपना ही गुण बता दीजिए जो आपके अंदर सकारात्मक गुण है। हम लोग लिखा है उसको समझ लें, लिखा है, और उसको मैं आपके एग्जाम्पल से समझाऊंगी। जैसे सकारात्मक गुण, जिज्ञासा। हाँ, बहुत अच्छा, जिज्ञासा सही है, विद्यार्थी का सबसे बड़ा गुण है जिज्ञासा। कि आपके अंदर जिज्ञासा है, जानने की इच्छा, ये चीज़ क्यों होती है, कैसे होती है, क्यों ऐसा ही होता है, ये जिज्ञासा। तो अब हमने लिखा था स्टार बना करके कि सकारात्मक गुण को बढ़ाने के लिए किया गया अभ्यास या प्रयास, यही लिखा है हमने, किया गया प्रयास है। तो अच्छा, आपके अंदर जिज्ञासा वाली क्वालिटी है, क्यूरियोसिटी आपके अंदर है, हर चीज़ को देख के होती है, तो आप खुश रहेंगे इसी से, इतने से ही कि ठीक है मेरे अंदर तो है ये। तो उसको बढ़ाने के लिए किया गया प्रयास या अभ्यास। तो क्या करेंगे, जिसके अंदर मान लिया आपने लिख रखा है अपने मूल्यांकन में सकारात्मक कि मेरे अंदर जिज्ञासा वाली क्वालिटी है, तो अब मैंने लिखवाया स्टार डाल के कि हर दिन आपको अपने एक सकारात्मक गुण पे और अपने एक नकारात्मक गुण पे आपको काम करना है हर दिन। तो आपने सकारात्मक गुण, आपने जिज्ञासा लिया, इसको बढ़ाने के लिए आपने क्या किया। उदाहरण हम लोग दे रहे हैं, सबका अपना हो सकता है। तो जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे उस दिन ध्यान देके आपको करना है कि मुझे तो जैसे आज योग करना था, सुबह कर लिया हमने, उषापान भी किया हमने, सारी चीज़ें की है हमने, पर शाम को जब आप मूल्यांकन करेंगे तो ये मूल्यांकन में भी 2 बिंदु आएंगे कि सकारात्मक गुण को बढ़ाने के लिए किया गया प्रयास। एक उदाहरण आया था जिज्ञासा। जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, आप ही ने बताया तो आप बताइए। मान लिया आपने जिज्ञासा सकारात्मक गुण में लिख रखा था, तो अब उसको बढ़ाने के लिए दिन में कुछ ना कुछ कोशिश, आपको प्रयास या अभ्यास कोई ना कुछ करना है। तन मन धन से सीखना, ठीक है। और कोई बताना चाहेगा? अपने आप को उत्साहित करते रहना। अपने आप को उत्साहित करते रहना, इससे काम नहीं चलेगा। जिज्ञासा, उस गुण को एकदम टू द पॉइंट काम करना है कि जिज्ञासा को हमने कुछ बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, मतलब हमने नया कुछ लर्न किया कि नहीं, नया कुछ ऐड किया कि नहीं मेमोरी में। जिज्ञासा, जानने की कोशिश की, फिर उसको लर्न किया, ये है वो चीज़ आप लिखेंगे
कि हाँ जिज्ञासा को बढ़ाने में किया गया प्रयास या अभ्यास में ये। इसी तरीके से एक नकारात्मक पॉइंट, नकारात्मक बिंदु आपने कोई बताए? आलस एक एग्जाम्पल हो गया, सही बात है, सबके अंदर है, सबसे बड़ा शत्रु है हमारा आलस। अब उसको कम करने के लिए किया गया अभ्यास, रोज ही करना है, रोज सोचना ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, आज इसको मारने के लिए मैंने क्या किया है, दिन भर मिसाइल चलाया कि तीर चलाया है कि केवल पेन से क्रॉस कर दिया है, आज क्या किया है मैंने, वो सोचना है कि करना तो है आपको कुछ। तो सुबह ही उठने में आलस आ रहा था, सुबह उठ करके ही हम तो अच्छा मान लिया आपने आलस का एग्जाम्पल मुझे दिया है, तो इसमें अगर आपको लिखना है कि आज दिन भर आपने क्या प्रयास किया, क्या अभ्यास किया इसको दूर करने के, तो क्या आप लिखिएगा? जैसे जिस टाइम पे हमने जो काम सेलेक्ट किया था उस टाइम पे नहीं हुआ, मतलब आलस। सही है, बिल्कुल सही है। वही मूल्यांकन में वो खुद ही पता चल जाएगा, जो टाइम हमने रखा था जिस काम के लिए उस टाइम पे वह काम कर सके क्या, अगर नहीं कर सके मतलब आलस हम पे हावी हुआ, ठीक है अगले दिन फिर से कोशिश करें, अगर किए तो वेल डन, अपने आप को वेल डन बोलना, शाबाश, अपने पैट करना है, अपने आप को शाबाशी देनी है। और नहीं कर सके तो नेक्स्ट डे अगले दिन फिर से करना है, जब तक उस पर विजय ना हासिल हो जाए, जब तक वो पूरी तरीके से आउट ना हो जाए, जब तक बाहर ना हो जाए, आपके व्यक्तित्व से बाहर ना हो जाए। आ रही है बातें समझ में? इस तरीके से करना है बस, बहुत ज़्यादा नहीं, इतनी चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए और फिर बताइए मुझे। इतनी स्पष्टता, अगर इतनी स्पष्ट समझ आपको अपने बारे में हो गई मतलब आप सबसे अलग हो जाएंगे, आप बाकी भीड़ से अलग हो जाएंगे। अपने बारे में इतनी स्पष्टता आपको हो जाए और आपको क्या करना, कुछ पॉइंट्स मैंने आपको लिखवा दिए हैं, इससे ज़्यादा नहीं करना है। फिर जब इतना कर लीजिएगा तब मिलिएगा, तब फिर बताइएगा, इतना तो आप कर लिया, अब आगे बताइए क्या करना है। इससे आगे नहीं बताऊँ क्योंकि शिविर में पूरे दिन आप सुन ही रहे हैं, पहले इतना करके दिखाइएगा ये सारी चीज़ें। सबसे पहले अपने बारे में स्पष्ट एक धारणा, स्पष्ट समझ, नो योर सेल्फ, जो मैंने बताया अपने बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी जो पॉइंट्स बताए हैं मैंने 3-4, उसको लागू करके मुझे दिखाइएगा। जितना बेहतर लागू कर पाएंगे उतने ही नए आप बन के निकलेंगे, और अगर नहीं आप करेंगे, लागू नहीं करेंगे, तब फिर मेरे से तो आप पूछ ही नहीं पाएंगे, कुछ बात भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले तो आपको ही करना है ये सारी चीज़ें। पहले आप करके दिखाइए, फिर तब बताऊं मैं आपको कि सच में आपको कोई समस्या है क्या, सच में आपके साथ प्रॉब्लम है क्या, सच में आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं क्या, सच में ईश्वर ने आपको वो गुण नहीं दिया क्या, सच में आपको प्रकृति ने इतना पिछड़ा बनाया क्या। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने लिए बड़े बड़े से क्या अपने आप के लिए भ्रम पाल करके रखते हैं, भ्रम। ऐसे ही इसको मनोविज्ञान की भाषा में कहा जाता है डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म मतलब हम अपने आप को ही डिफेंड करते हैं। जैसे फेल हो गए मान लिया परीक्षा में, या कम नंबर आया, तो परीक्षा के टाइम पे तबीयत खराब हो गया तो नहीं तो अच्छा नंबर तो आता ही। परीक्षा के टाइम पे अब तबीयत खराब हो गया तो क्या कर सकते हैं, ये डिफेंड कर रहे हैं हम अपने आप को, कि मतलब अंदर से बुरा ना लगे। हमारा मन जो है हमें समझा देता है तुरंत, अंदर से बुरा लगेगा तो क्या कहीं सुधर ना जाएगी। मन सोचता है कि अगर इसको अंदर से इतनी तकलीफ हो गई फेल होने की तो ये सुधर जाएगा, अब की बार से तो मतलब डे 1 से ही पढ़ाई शुरू कर देगा ये बच्चा, ये स्टूडेंट डे 1 से। तो मन क्या करता, तुरंत डिफेंड करता, अरे नहीं वो क्या कहते शादी पड़ गई थी और वो तबीयत खराब हो गया था और वो लास्ट टाइम रिवीजन नहीं कर पाए थे, पढ़े तो थे पूरे साल पर रिवीजन नहीं हो पाया था, इस वजह से नंबर नहीं आ पाए। डिफेंस मैकेनिज्म, हमारा मन अपने खुद चीटिंग करता है, हमें वही पैर पकड़ पकड़ के खींचता है आपका पहले। हाँ तो वही तो, इसीलिए डिफेंस मैकेनिज्म कहा। पहले वो अगर डिफेंड किया मतलब जब कुछ प्रस्तुत होगा तभी तो उसका काउंटर होगा। डिफेंड मतलब प्रस्तुत कौन करता, मन करता। मन मतलब आपको बैड फील करवाएगा, तुरंत आपको अंदर से हृदय से जो होगा बैड फील होगा कि नहीं मेरी गलती है, मुझे पढ़ना चाहिए था, और इतने जब मम्मी पापा पैसे दिए हैं, पूरा साल भर मैंने पढ़ाई किए लगाए तो नंबर अच्छे आने, ये अंदर पहले तुरंत उसको डिफेंड करेगा मन, अरे नहीं ऐसी परिस्थितियां आ गई कि इस वजह से नहीं हो पाया। तो ये मैं डिफेंस मैकेनिज्म बता रही हूँ आपको कि हमारा मन खुद ही पहले तुरंत ही हमारा काउंटर करता है। जैसे अंदर की आवाज़ आई सही वाली, उसको दबाने के लिए तुरंत काउंटर। आप महसूस करिएगा अपने साथ, कभी किसी भी परिस्थिति में तुरंत हमारा मन हमको डिफेंड करता है। ऐसे सुबह लेट उठने, अगर लेट उठ गए तब भी देखिए कितने एक्सक्यूजेस, इतने एक्सक्यूजेस कि मतलब सच में आप कन्विंस ही हो जाएं कि हाँ सही बात है, इसी वजह से लेट हो गया आज। ऐसे हमारा मन ही खुद हमारे ऊपर करता है। तो जो चीज़ें मैंने बताई हैं
और सबका एक ही कुछ मतलब योग को कभी छोड़िएगा मत, ये समझ लीजिए। योग और प्राणायाम अगर सच में आप एक्सीलेंट बनना चाहते हैं, हर एंगल से योग को कभी मत छोड़िएगा। अगर योग का सहारा ले लिए तो जप में मन लगने लगेगा तुरंत। पहले ही बेसिक योग ही है, योग का सहारा। योग में आपने अच्छा किया तो आप तुरंत बाकी चीज़ें बहुत आराम से आपका ध्यान लगेगा, बहुत आराम से आपका जप में मन लगेगा। गायत्री माँ का ध्यान आप घंटों घंटों कर सकते हैं, ध्यान से हटेंगे ही नहीं वो, क्योंकि वो आपके अंदर क्षमता आ गई, वो स्थिरता आ गई, वो एकाग्रता आ गई, और ये सब योग से ही आएगा। तो कभी मत, योग इज नॉट ओनली एन एक्सरसाइज, कभी उसको एक्सरसाइज मत समझिएगा कि एक्सरसाइज है केवल, और कोई बात नहीं, आज छूट गया तो छूट गया, उछल कूद लेंगे, थोड़ा दौड़ लेंगे स्कूल में, और थोड़ा घर का काम कर लेंगे तो हो जाएगा, काम कर देंगे घर पे, आज क्या करना है, योग छूट गया है तो नहीं। योग को रिप्लेस नहीं कर सकती कोई भी एक्टिविटी, योग इज योग। तो इसलिए जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपको विद्यार्थी जीवन से जुड़ी, इन चीज़ों को आप करके दिखाइए। उसके बाद जो आपको समस्या आ रही है फिर मुझे बताइए। दूसरा इसका पक्ष है आज के विषय का पारिवारिक तालमेल, है ना, पारिवारिक तालमेल। अच्छा, क्यों दिक्कत होती है हमें अपने परिवार में तालमेल बनाने में? हाँ, हमारे सोचने का तरीका। अभी कुछ लिखना नहीं, बस परिवार में तालमेल, मतलब हम लोग के बीच ये टॉपिक रख दिया गया है। वो टॉपिक रखने का उद्देश्य यह नहीं कि हम क्या कहते हैं, हमारा सबसे झगड़ा ही होता है, हम झगड़ालू हैं एकदम, और घर में हमारा किसी से बनता ही नहीं, विद्यालय में स्कूल में हमारा किसी से बनता ही नहीं, इसलिए रख दिया गया है पारिवारिक तालमेल हमारे विषय नहीं। बस इसलिए रखा गया है, रखने का उद्देश्य यह है कि हमारे रिश्ते कितने सुंदर हो, कितने सुमधुर हो, इसलिए रखा गया। मतलब है ठीक है, आप क्राइसिस वाले स्टेज पे नहीं है, मतलब कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको करना है वो करते हैं। आप तो वैसे भी सुलझे हुए हैं, सभी लोग अच्छे हैं, पर वह और अच्छा हो, सुमधुर हो, आपके चारों तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा का आवरण हो, आपके संपर्क में आपसे बड़े भी आए, आपकी बड़ी दीदी आए, बड़े भैया आए, मम्मी पापा आए, तो वो भी आपसे वो प्रेरित महसूस करें, मतलब ऐसा कुछ आपका व्यक्तित्व हो। बस इतना उद्देश्य है पारिवारिक तालमेल का। मतलब शिष्टाचार सम्मान, शिष्टाचार सम्मान, सहयोग, प्रेम। छोटे हैं उनके साथ सहयोग का भावना, प्रेम का भावना, बड़ा बनना पड़ेगा आपको। बड़े हैं, शिष्टाचार सम्मान जो आपको अभिव्यक्त करना चाहिए वो आपको करना है। और सबसे बड़ी दिक्कत इसमें ये आती है, हमारा वही फिर से आ जाती हूँ मैं, इड ईगो सुपर ईगो, जो हमारा अहम है ना, जिस भाव पे वो टकराता है। मतलब अरे एकदम कुछ समझ लिए कि हमको कुछ आता ही नहीं है, पता ही नहीं है, जैसे जानते ही नहीं, से इतना छोटी छोटी बातें सिखाती रहती है मम्मी, छोटी छोटी बातों के लिए टोकती रहती हैं। वो इसलिए टोकती हैं क्योंकि वो आपके लिए चिंता करती हैं बस, और उनके पास अनुभव है जीवन का। आप छोटे हैं तो उनको लगता अभी इसको समझ नहीं है, तो बस ठीक है, वो चिंता की वजह से समझ अपनी अनुभव के आधार पे आपको समझा रहे हैं कि वो चीज़ें आपको पता है और उनको पता है और आप ऐसा ना करें। बस इतना उनके कहने का। आपको दुख पहुंचाने का उद्देश्य उनका बिल्कुल नहीं होता, या आपको हीन भावना में डालने का उद्देश्य उनका बिल्कुल भी नहीं होता परिवार में। या आप मुझे बताइए कि पारिवारिक परिस्थितियों में और क्या दिक्कतें आती हैं तालमेल बनाने में? अपने ही एग्जाम्पल से बताइए, अपने फैमिली जो आपकी पारिवारिक परिस्थितियां हैं उनमें से बताइए। समय ना देना। समय ना देना, इसका कारण? अगर आप पढ़ रही हैं, समय नहीं दे पा रही हैं, योग कर रही हैं, समय नहीं दे पा रही हैं, तो इससे कोई नाराज होगा घर पे? नहीं, जैसे अगर हमें समय मिलता है तो हम बात नहीं करते परिवार वालों से, फोन चलाने लगते हैं। हाँ, फोन चलाने लगते हैं, सही है। तो आप पढ़ रही होंगी, योग कर रही होंगी, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा अभ्यास प्रयास कर रही होंगी, तो मम्मी सोचेंगी कि एक काम भी ना करना पड़े, ये सोचेंगी। और अगर आप फालतू कहीं गॉसिप कर रही होंगी या अपना समय व्यर्थ नष्ट कर रही होंगी कुछ भी, तो फिर उन्हें बुरा लगेगा, तब वो आपको टोकेंगी। और पारिवारिक तालमेल में, अच्छा लड़कों को क्या दिक्कत आती है अपने पापा के साथ, अपने भाई के साथ? पापा के साथ में, भाई के साथ में लैक ऑफ कम्युनिकेशन। हाँ सही है, सब ये भी एक बहुत बड़ा कारण है।
पारिवारिक तालमेल में। कभी कभी बहुत ज़्यादा शाइनेस की वजह से हम कोई बात रख नहीं पाते अपने बड़ों के बीच में। हाँ हाँ, सही है सही है। संकोच की भावना कि कुछ परिवार में बहुत ज़्यादा खुलापन नहीं होता है, तो हम हर बात साझा नहीं कर पाते हैं, और जो साझा नहीं करेंगे तो वो हमारे व्यक्तित्व से तो दिखेगा। हमारे मन में अगर कुछ चल रहा है, हम कुछ परेशान हैं, तो हमारी मम्मी को पता नहीं चलेगा? जरूर पता चलेगा, हमारे पापा को पता चलेगा, और हम कहेंगे नहीं उनसे अपनी बात, तो वो चिंतित होंगे हमारे लिए कि बता नहीं रही है, और उतना खुलापन है नहीं वातावरण, आप उस तरीके से कभी साझा किए नहीं अपनी बातों को, तो नहीं साझा कर पा रहे हैं। लैक ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि पहले से वैसा वातावरण नहीं है। तो सार यह है कुल मिलाकर के कि जब जितने समझदार आप होंगे खुद, और आप समझदार कैसे होंगे, अभी हमने अभी तक जो भी जिन भी बिंदुओं पे चर्चा की, उसको जितना आप अपने अंदर लागू कर पाएंगे, आप उतने समझदार होंगे। आप जितने समझदार होंगे, जो भी पॉइंट्स अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, उन पॉइंट से आपकी जो पर्सनैलिटी निकल करके आएगी, जैसा व्यक्तित्व आप बनेंगे, उस व्यक्तित्व को पारिवारिक तालमेल बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। वो चाहे भाई से हो, चाहे बहन से हो, चाहे माँ से हो, चाहे पिताजी से हो, चाहे बाबा से हो, वो सबसे बढ़िया ब्यूटीफुल बेहतर रिश्ता बना लेगा। कभी कोई तालमेल कब दिक्कत आती है कि जब हम खुद से भी अंदर से भी खोखले हम भी होते हैं, हमारे अंदर भी उतना सहन शक्ति नहीं होता है, हम एकदम चिल्ला पड़ते हैं, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो जब हमारे अंदर खुद धैर्य है, हमारे अंदर अच्छा कोई चिल्ला रहा है, अगर हमारे ऊपर कोई चिल्ला रहा है, कोई गुस्सा कर रहा है, तो फिर वो तो अपनी क्या कहते हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है, अपनी ऊर्जा का नुकसान कर रहा है, और अपने मानसिक सुकून का भी चिल्ला रहा है आपके ऊपर, तो आप भी उसी में शामिल हो जाते हैं। और जो परिपक्व रहेगा, मैच्योर रहेगा, समझदार रहेगा, सहन शक्ति रहेगी, और वो सब इन सब चीज़ों से आती है जो मैंने अभी आपके साथ चर्चा किया। तो आप कभी भी आर्ग्यूमेंट, तर्क वितर्क करेंगे ही नहीं। आपके रिश्ते सबसे अच्छे होंगे, सबसे, क्योंकि वो आपको चोट पहुंचाएगी ही नहीं। इतने मैच्योर आप हो जाएंगे कि उनकी बातें, ये जो छोटी छोटी बातें हम शिकायतें करते हैं रिश्तों की ना, अपने माँ के साथ, अपनी बहन के साथ, वो सब आपको एकदम आपको छू भी नहीं पाएंगी वो बातें। इतने आप परिपक्व, आप इतने उत्कृष्ट हो जाएंगे, ऐसा आपका व्यक्तित्व बनेगा कि वो बातें आपको छू भी नहीं पाएंगी। इस बात को अगर मन करे तो कहीं नोट कर लीजिएगा, और अगर आपको भूल जाए तो, कि वो बातें सच में आपको छू नहीं पाएंगे। अगर इन चीज़ों को आप अपने आचरण में, मैं अपना एग्जाम्पल आपके सामने दे रही हूँ, मतलब ऐसे नहीं हवा में नहीं, ये चीज़ें हैं कि सच में वो लगता है कि वो तो गुस्से में बोल रहे हैं, और वो क्यों बोल रहे हैं ये भी पता चलता है, ये भी समझ में आता है कि ठीक है, फ्रस्ट्रेशन है या कुछ भी है, कहीं का गुस्सा कहीं पे भी निकालते हैं। पापा ऑफिस से गुस्सा होकर के आएंगे तो घर में चिल्लाएंगे मम्मी के ऊपर, बहन के ऊपर, तो हमें समझना चाहिए ना कि वहाँ बाहर से फ्रस्ट्रेट होके आ रहे हैं, तमाम सारी परिस्थितियों को झेलते हुए आ रहे हैं, घर की जिम्मेदारियों को भी पूरा करके आ रहे हैं, तो हम उनका समझें कि मतलब वो चिल्ला क्यों रहे हैं। तो जब हम उस स्तर के होंगे तभी समझ पाएंगे, हमारा वो अपना स्तर होगा, हमारा वैसा व्यक्तित्व होगा, हमारी वैसी समझ होगी, तब हम उन चीज़ों को समझ पाएंगे। और हम फिर जो व्यवहार वो कर रहे हैं उनके साथ वैसा ही व्यवहार नहीं करेंगे, उपयुक्त व्यवहार करेंगे, जो हमें किया करना चाहिए, जो जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए एक समझदार व्यक्ति को। उम्र से कोई समझदार नहीं होता, ये मत सोचिएगा, उम्र से कोई समझदार नहीं होता कि आप 50 साल के होंगे तब ज़्यादा समझदार हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप 14 साल की उम्र में भी 50 साल की उम्र कितना इमोशनल कोशेंट हो सकता है आपका, इमोशनली इंटेलिजेंट आप हो सकते हैं 14 साल की उम्र में। ये सारी चीज़ें जो आपको अभी मैंने बताई हैं दिनचर्या वाली, इससे हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस, एक होता IQ होता है हमारा, IQ होता है हमारा, और दूसरा होता है EQ। मतलब यही जो आप कल एक क्वेश्चन आया था क्लास में, हम बहुत जल्दी इमोशनली अटैच हो जाते हैं किसी से, दीदी क्यों? इमोशनल हमारा इंटेलिजेंस, भावनात्मक जो हमारा बुद्धि है, और जो चीज़ें मैंने योग की आपको बताई, इससे हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस जो होता है, आपकी भावनात्मक बुद्धि जो होती है परफेक्ट हो जाती है, आपके आयु उपयुक्त हो जाती है, आप सही डिसीजन ले पाते हैं, आप सही व्यवहार कर पाते हैं, हर परिस्थितियों में सही तरीके से प्रतिक्रिया दे पाते हैं। कोई भी परिस्थिति हो, सही प्रतिक्रिया तभी जब इमोशनली आप इंटेलिजेंट होंगे। बहुत सारे आपने स्कूल में बच्चे देखे होंगे कि पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, एकदम एक्सीलेंट ब्राइट स्टूडेंट,
पर वो भावनात्मक रूप से केवल पढ़ाई में ही रहते हैं। आप देखते होंगे, मतलब केवल पढ़ाई, बाकी उनको कोई पसंद नहीं करता किसी भी। और कुछ लोग होते हैं नंबर भले ही ठीक ठाक आए, कम आए या एवरेज आए, पर सबको पसंद होते, सभी लड़कों को, सभी दोस्तों को पसंद होते, सभी टीचर्स को पसंद होते, पूरे स्कूल स्टाफ को, परिवार में, पड़ोस में, सब कोई उनको पसंद करता है। इमोशनल इंटेलिजेंस उनका। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई, विद्यार्थी जीवन में जो चीज़ें आपको करनी है, उससे आपका इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा होगा, अच्छा होगा, उससे वैसा आपका व्यक्तित्व बनेगा। उस तरीके के व्यक्तित्व के साथ आप हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति से, चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपका परिवेश हो, चाहे आपका विद्यालय हो, कहीं भी जैसा व्यवहार आपको करना चाहिए, जो तालमेल बिठाना चाहिए, वैसा तालमेल आप बिठा पाएंगे, वैसा व्यवहार आप कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं विषय को? कोई अस्पष्टता हो तो पूछ लीजिए। इतना ही बस, इससे ज़्यादा मुझे नहीं बताना है। अब इतना आप करके मुझे बताएंगे, तब इसके आगे का बताऊंगी आपको। बाकी इसके अभी तक जो मैंने आपसे चर्चा की है, इससे जुड़ा हुआ आपका कोई भी प्रश्न हो या अदरवाइज कोई भी प्रश्न हो, व्यक्तिगत कोई प्रश्न हो, तो आप पूछ सकते हैं। विषय से संबंधित कोई प्रश्न हो, या मैंने जो भी बिंदु आपके साथ चर्चा किया है उसमें आप नहीं समझ पाए हो ठीक ढंग से, तो आप पूछ लीजिए। कोई प्रश्न है आप में से किसी का? ईगो और सुपर ईगो। ईगो और सुपर ईगो क्या होता है? आज सुबह नाश्ता किए हम सभी, पोहा था, कटोरी में रखा था, है ना? तो ईगो, ईगो ये होगा, आज भूख बहुत ज़्यादा लगी है, 2 कटोरी लेना चाहिए, 2 ही कटोरी खाएंगे आज। ईगो, रियलिस्टिक, भूख लगी है, इतना थोड़ा सा पोहा मिला, इसमें क्या काम चलेगा मेरा, मतलब ईगो ये कह रहा है, हमारे मन से जो आवाज़ आ रही है, ये ईगो की आवाज़ आ रही है। सुपर ईगो, सुपर ईगो कहेगा कि जब ये अनुशासन है, इस ज्योति कुंज का, इस शिविर का अनुशासन है कि सबको, सभी को जब उतना मिल रहा है, तो हो सकता है और तमाम लोग हो जिनको इतनी भूख लगी हो, पर सभी को उतना दिया जा रहा है, तो फिर मैं ज़्यादा क्यों लूँ? तो सुपर ईगो ये समझाएगा आपको, मतलब जो नियम कायदे के हिसाब से के अनुसार हमें समझ दे, वैसी हमारे अंदर सोच विकसित करे, वो हमारा सुपर ईगो। और जो वास्तविक स्थिति परिस्थिति, बस भूख लगी है तो खाना है, मतलब खाना है, ये आपका ईगो है। और सुपर ईगो कि मतलब क्या करना चाहिए, चाहिए वाला शब्द जहां पर आ जाए, ये आप समझ लीजिए सुपर ईगो। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें चोरी नहीं करना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ये सब सुपर ईगो। मतलब जो समाज के मानक के हिसाब से व्यवहार करना चाहिए हमें, वो हमारा सुपर ईगो।